नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम मधु कांकरिया द्वारा लिखित उनका उपन्यास ढलती सांझ का सूरज यह देखने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो ये लघु उपन्यास है। वो 119 पृष्ठों में लिखा गया ये उपन्यास है। उपन्यास को शुरू करने से पहले इस उपन्यास का प्रकाशन एवं इस उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं उनका परिचय हम देख लेते हैं। बाद में इस उपन्यास की कथा वस्तु या मूल संवेदना और उसके बाद इस उपन्यास के निष्कर्ष हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो उपन्यास है ढलती सांझ का सूरज मधु कांकरिया द्वारा लिखित उपन्यास है जिसका प्रकाशन 2022 में होता है। वैसे इस उपन्यास को 199 पृष्ठों में लिखा गया ये उपन्यास है और इस उपन्यास के प्रमुख पात्र में पहला जो पात्र आता है वो मुख्य रूप से एक नायक है जिसका नाम है अविनाश। अविनाश एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है और इस उपन्यास का केंद्रीय पात्र हम जिसको कहेंगे, जो स्विट्ज़रलैंड में रहता है अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ। 20 सालों से वो स्विट्ज़रलैंड में रहता है अपने माँ को छोड़कर। मानसी मांढेर ये एक पात्र है जो अविनाश की माँ है। इस उपन्यास में वह माँ जो प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत तो नहीं होती, लेकिन उस माँ पर ही आधारित ये कथा है। माँ के ही सिखाए गए तत्वों पर, माँ के ही बताए गए रास्तों पर चलने का प्रयास यहाँ अविनाश द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा जो प्रमुख पात्र है इसमें मुझे सुरेंद्र लगता है। सुरेंद्र जो है अविनाश के मामा जी हैं, जो उसको भारत आने के बाद जगह जगह पर उसकी मदद करते हैं, उसके मार्गदर्शक बनते हैं। तो सुरेंद्र एक अच्छे मामा के रूप में यहाँ साबित होते हैं। नेसी जो अविनाश की पत्नी है वो स्विट्ज़रलैंड में रहती है। स्नेहा अविनाश की छोटी सी लड़की। चीकू जो अविनाश का मामा का बेटा यानी सुरेंद्र जी का वो बेटा है चीकू। गोविंदगिरी आधारभूत जो संस्था भारत में आने के बाद जो स्थापित की जाती है उसके सदस्य या गांव, जो बाबुलतारा नामक गांव इसमें आया है। बहुत सारे वैसे गांव इस उपन्यास में आते हैं। तो बाबुलतारा एक महत्वपूर्ण गांव है और पारतुल जिला जालना की ये कथा है। बाबा साहेब वाडेकर गांव के एक मित्र या गोविंदगिरी के मित्र, सहायक या गांव बलखेड़े के वे व्यक्ति हैं। अभिषेक कानपुर में एक मित्र है जो अविनाश का एक अच्छा स्विट्ज़रलैंड का मित्र है। दिलीप उद्राव काले जो आत्महत्या करने वाला किसान है। वैसे इस उपन्यास में बहुत सारे किसानों की आत्महत्या और उनके नाम, उनका परिवार, उनके परिवार के सदस्यों के नाम भी इसमें आते हैं। शोभा दिलीप उद्राव काले की पत्नी है। अरुण गिरी जहर खाकर आत्महत्या करने वाला एक सामान्य किसान है। कड़ूबाई जो अरुण गिरी की विधवा पत्नी है। बबन गिरी एक है, आत्महत्या करने वाला ही किसान है। फुलवा जो बबन गिरी की पत्नी है और काशीनाथ नारायण जो बलखड़े गांव के सरपंच है। अब इस तरह बहुत सारे नाम या बहुत सारे पात्र इस उपन्यास में आते हैं। अब देखते हैं इस उपन्यास का विषय क्या है। इस उपन्यास में केंद्रीय रूप से भारत के खासकर जालना जिले में आने वाले और आसपास के ऐसे गांवों का चित्रण है जहां किसानों की आत्महत्या बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है। तो किसानों के आत्महत्या करने के पीछे उनकी क्या समस्याएं हैं, आत्महत्या की क्यों की जाती है, इसको लेकर लेखिका ने लिखा है। मधु कांकरिया जी ने वर्तमान जीवन की जो समस्या है किसानों की, किसान जीवन संघर्ष, किसान जीवन का द्वंद्व इस उपन्यास में चित्र किया। लेकिन पढ़ा लिखा वर्ग हमारा जो भारत छोड़कर बाहर विदेश में जाकर बसता है, लेकिन भारत के प्रति भी उनका कुछ उत्तरदायित्व बनता है, यही संदेश हमें इस उपन्यास के माध्यम से मिलता है। ठीक है, अब इस उपन्यास की कथा वस्तु हम देखेंगे या इस उपन्यास की जो मूल संवेदना है उसको देखेंगे। अब हम जानते हैं कि उपन्यास का मूल केंद्रीय पात्र या इस उपन्यास का जिसको हम नायक कहेंगे वो अविनाश है। अविनाश अपने परिवार को छोड़कर बहुत साल पहले ही स्विट्ज़रलैंड जाकर बसा है, जो अपनी गरीबी, अपना परिवार बहुत छोटा, गरीबी से जूझने वाला उसका परिवार था, लेकिन वो स्विट्ज़रलैंड में जाकर ठीक तरह से बस जाता है। उसका एक दोस्त जो कानपुर से है वह भी उसके साथ स्विट्ज़रलैंड में है। अविनाश की माँ जो उसको कई बार फ़ोन करके जो स्वदेश आने के लिए कहती, पर वो लौट नहीं पाता, वो आ नहीं सकता। एक दिन जो अभिषेक कानपुर लौट आता है तो अपनी माँ की जगह केवल
अस्थि पंजर ही पाता है। उसकी माँ अपने बेटे को मिलने के लिए तरस तरस कर मर चुकी है। होता ऐसा है कि अविनाश और अभिषेक बहुत अच्छे दोस्त हैं और अभिषेक जब भारत आता है अपने माँ से मिलने के लिए आता है, माँ उसे बार बार फ़ोन करके बताती है कि तुम स्वदेश लौट कर आ जाओ, लेकिन वो आ नहीं पाता। जब वो आता है तो अपने माँ को मिल नहीं पाता और उसकी माँ की अस्थियाँ ही उसे दिखाई देती है। तब वह अपने मित्र अविनाश को जाकर ये बताता है। अब तक 20 साल हुए, अविनाश भी लौट नहीं पाता है। तो उसे लगता है कि मैं कम से कम अपनी माँ से मिलूँ। उसे आत्मालाप करता है और अपने अमेरिकी चंद सिक्कों के लिए उसने अपना देश, अपनी भाषा, अपने देश का माहौल, वातावरण या वहाँ की सब कुछ जो कुछ चीज़ें हैं वो छोड़ चुका है और उसे यहाँ आकर क्या हासिल कर लिया है। ऐसा निरर्थक जो सफलता पाने से अच्छा है कि सार्थक जीवन जीते हुए वो अपने जीवन विफल बनाना नहीं चाहता। पैसे पाने और अमीर हो जाने में बहुत फ़र्क है और सफलता औरों के नज़र में होनी चाहिए, अपनी नज़र में नहीं है। ज़िंदगी का सही सुख वो क्या है उसे समझ में आता है और वह कभी वतन छोड़ पाएगा कि नहीं, ये हमें आगे इस उपन्यास में देखना है। स्विट्ज़रलैंड की सुख सुविधा उसके लिए बर्फीले ठंडेपन और निठुरता जैसी है, लेकिन भारत एक अपना लगाव, भारत के प्रति या स्वदेश के प्रति जो लगाव है उसके मन में कहीं ना कहीं है और उसे लगता है कि ये उदासी जैसा जीवन बिताने से अच्छा है कि मैं भारत लौट कर जाऊँ, अपने माँ से मिलूँ। 20 साल बाद वो अविनाश अपने माँ से मिलने के लिए अपने वतन, अपने देश में मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर उतरता है और वहाँ की सुबह जब देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है। 20 साल बाद वह अपने देश में लौटा है। मुंबई की यातायात भरी जीवन शैली, आवाज़ें, समुद्र की लहरें, मानो भीड़ को देखकर जैसे खुश हो जाता है। उसे भारत और स्विट्ज़रलैंड में तुलनात्मक भाव याद आने लगते हैं। उसे लगता है कि स्विट्ज़रलैंड तो नीरस है, मरघट समान है। यहाँ की भागम भाड़, भीड़ भाड़ उसने कई गुना शोर शराबे की है, पर जब वो देखता है, महसूस करता है तो भारत आने के बाद उसे बहुत खुशी मिलती है। उसकी दृष्टि भारत आने के बाद उन 3 बच्चों पर पड़ती है जो उनकी बहती हुई नाक, फटे हुए कपड़े, एक तरह से गंदगी भरे या अधमरे कपड़ों में दिखाई देते हैं और ब्रेड के टुकड़ों को चबा रहे हैं और मलिन कपड़ों में लिपटी एक भिखारिन भी देखते हैं उसको। उसके पास एक नंगा बच्चा भी उसे देखने लगता है। यह जिंदगी और गंदगी एक दोनों के साथ वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। उसका गर्व अब टूट जाता है कि मन में कहीं ना कहीं ये अनुभव आने लगते हैं कि ये क्या है। स्विट्ज़रलैंड के लोगों ने तो ख्वाबों में ऐसे दिन का दृश्य नहीं देखा होगा, लेकिन यहाँ भारत में ऐसा दृश्य। वह टैक्सी से आगे बढ़ता है, आखिरी जो चांदीवली मोहल्ले में अपने घर तक पहुँचता है। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उमड़ रहे हैं, बहुत सारे विचार आ रहे हैं। आज से कई वर्ष पहले वह घर छोड़कर चला गया था, जवानी में गया था, अब आते आते वो अधेड़ उम्र का हो गया है और मचलते उत्साह से वो आज आया है, लेकिन उससे अपराध बोध भी है कि वो भारत छोड़कर क्यों चला गया है। अपने दरवाजे पर प्यार से हाथ फेरते हुए वो अपनत्व का भाव उसके मन में उमड़ आता है। वतन आते ही वतन की जो स्मृतियां हैं, यादें हैं, वो सारे उसके मन में आने लगते हैं। उसने दरवाजे पर बेल बजाई, लेकिन किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर पड़ोस वाली उसकी जो आशा आंटी थी, उसके दरवाजे पर उसने दस्तक दी और आंटी ने उसे ताज्जुब से निहारा और देखकर कहा कि अविनाश तुम। और आंटी को सामने देखते ही अविनाश ने अपने मामा या अपने माँ के बारे में पूछा। आंटी से पता चलता है कि उसकी माँ अब पारतूल में है। अम्मा ने जाते समय उसे ये बता दिया कि जब भी उसका बेटा वापस आएगा तो अपने बेटे को ये कह देना कि उसकी माँ इधर है। आंटी के बताए हुए पते पर, यानी पारतूल मराठवाड़ा के जालना जिले में है। अविनाश को लगता है कि अम्मा सकुशल तो है ना, ऐसा वो प्रश्न आंटी से करता है और आंटी कहती है ठीक है, लेकिन भगवान करे अम्मा को कुछ न हो, ऐसे विचार उसके मन में आते हैं। 20 साल पहले छोड़कर घर, आंगन, घर की यादें, एक एक चीज़ वो अविनाश अपने देखता है
और अविनाश अपने आंटी के बताए हुए पते पर चला जाता है। लेकिन उसको एक बात का पश्चाताप भी हो रहा है। ये सारे पल उसे दोबारा याद आ रहे हैं। उसे लग रहा है कि मैं ये छोड़कर चला गया था। अब उसे मराठवाड़ा के जालना ज़िले में जाना था, पार्तुल में पहुंचना था। बीच में ही उसे स्विट्ज़रलैंड के बीते हुए पल भी याद आते हैं। उसकी सहकर्मी जो नेसी, जो उससे 5 साल बड़ी थी और उसी से उसने बाद में प्रेम विवाह किया था। अविनाश के साथ उसकी पहली दोस्ती हुई और बाद में वो उनकी पत्नी बनती है। गाड़ी में बैठे बैठे उसके विचारों का कारवां जैसे घमासान युद्ध करने लगा था। बहुत सारे विचार उमड़ने लगे थे। साथ ही भारत और स्विट्ज़रलैंड की तुलनात्मक चीज़ें उसके मन में चलने लगी थी। कहाँ अपना देश और कहाँ वो स्विट्ज़रलैंड, ऐसा वह विचार करने लगा था। वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर बाबुलतारा गांव में गोविंदगिरी नामक एक व्यक्ति से वो मिलता है और अब ऑटो से वह सीधे बाबुलतारा गांव के गोविंदगिरी के घर पहुंचने के बाद वहाँ से पता करने के बाद उसे पता है कि उसकी माँ ने शोभा नाम की एक लड़की को गोद लिया था और शोभा का गांव बलखड्डे, जो बाबुलतारा गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अविनाश भौचक्का रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है कि माँ ने तो मुझे इस बारे में कभी कोई बात नहीं की, उसने ये बात मुझसे क्यों छुपाई। अब वो सीधे बलखड्डे गांव तक पहुंचता है। वहां गोविंदगिरी के मित्र बाला साहेब वाडेकर की भेंट होती है और बाला साहेब उसे शोभा के घर ले जाते हैं। तब पता चलता है कि अम्मा और उसकी मुलाकात कुल 1.5 साल पहले हुई थी। उसके पति दिलीप उदराव काले ने आत्महत्या कर ली थी, जिस पर 4.5 लाख का कर्ज था। कर्जा 13% ब्याज पर मेधा बैंक प्राइवेट लिमिटेड से लिया था, जो दिलीप के पिता ने ट्रैक्टर खरीदने के लिए लिया था। हफ्ते भरते भरते अब दिलीप तंग आ चुका था। दिलीप की पत्नी शोभा दीपावली के त्योहार पर मायके गई थी। उसी समय दिलीप ने अपने खेत में जाकर चूहे मारने की दवा लेकर आत्महत्या कर ली थी। दिलीप ने अपनी 2 लड़कियां एवं पत्नी का विचार न करते हुए आत्महत्या करने का निर्णय लिया था। उसके घर पर बैंक की नोटिस लग जाने के कारण बेचैन होकर अंत में उसने आत्महत्या को गले लगाया था। अब अविनाश की माँ, जो मानसी मांढेर ने आधारबड़ संस्था से संपर्क कर शोभा को 2 बकरियां और एक सिलाई मशीन दिलवाई थी। अब अविनाश को पता चल रहा था कि उसकी माँ ने शोभा की मदद क्यों की। कर्ज दिलीप के पिता के नाम पर रहने के कारण शोभा को अपने पति के आत्महत्या के बावजूद भी कोई सरकारी मदद नहीं मिली और न ही कर्ज माफ़ हुआ। अविनाश अपने आप में विचार करता था कि स्विट्ज़रलैंड में सबसे ज़्यादा आत्महत्या होती है, पर वहाँ की और भारत की आत्महत्याओं में काफ़ी फ़र्क है। भारत की आत्महत्या अभावग्रस्त होने के कारण होती है और स्विट्ज़रलैंड में आत्महत्या है अकेलेपन के कारण होती है। ये थोड़ी सी दूरी है और आत्मकेंद्रित समाज के कारण भी आत्महत्या होती है वहाँ पर। आगे जो बाला साहब वाडेकर जो है, अरुण गिरी ने जहर यानी कीटकनाशक का जो जहर होता है वो खाकर आत्महत्या करने की बात बताते हैं। अरुण पर स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का 37 का कर्ज था। कुछ साहूकारी प्राइवेट का भी कर्ज था। बैंक की नोटिस आने से वो घबरा गए थे। सुबह खेत में जाकर उन्होंने भी जहर पी लिया और आत्महत्या कर ली। अस्पताल ले जाया गया लेकिन अरुण नहीं बचे। अरुण गिरी की पत्नी ने अपने पति की असहनीयता एवं परेशानियों का सामना करने की बात इनको विस्तार से बताई। तब अविनाश बाला साहब से प्रश्न करते हैं कि क्या कोई पत्नी बच्चों को छोड़कर आत्महत्या करने के बारे में सोच सकता है। तब बाला साहब उनको उत्तर देते हैं अविनाश को कि कर्जा मन और आत्मा दोनों को बंजर बना देता है। कर्जे के कारण या उसके चिंता के कारण पत्नी बच्चे याद नहीं आ आते, बस याद आता है तो खूंटे पर टंगी हुई नोटिस या खूंटी से बंधी जिंदगी उनको दिखाई देती है। न बच्चे दिखाई देते हैं, न पत्नी दिखाई देते, सिर्फ नोटिस दिखाई देते, सिर्फ दीवारों पर चिपका हुआ नोटिस। ऐसा वर्णन इस उपन्यास में किया गया है। अब गोविंदगिरी किसानों की आत्महत्याओं को लेकर बहस करते हैं। 90 के दशक के बाद से ग्रामीण संस्कृति चौपट हो गई थी। इसी दशक ने किसानों को इज्जत से जिल्लत की दुनिया में फेंक दिया था और 1998 तक हफ्ते में एक आध किसान की आत्महत्या की खबर आती थी, लेकिन 2002 के बाद बहुत सारी किसानों की आत्महत्या की खबरें आने लगी और इसके कारण
बाज़ार में दिन ब दिन ये जो गिरावट होती जा रही है, हर ज़िले के हर 2-3 दिन में कभी-कभार हमें ये खबर सुनाई देती है और कपास का बाज़ार भी गिरता हुआ नज़र आता है। लगाने के पीछे या लगान के पीछे हम देखते हैं खर्च बढ़ते जा रहे हैं, पर कपास के दाम बढ़ने का नाम नहीं है। बीज 4,000 रुपये, स्प्रे का खर्चा 8,000 रुपये, खाद का 3,000, बैल जुतवाने के लिए 200 रुपये प्रतिदिन, यानी तन निकालने के लिए 3,000 रुपये, कपास चुनने के लिए अलग से पैसे, मतलब सभी खर्चा निकाल कर या कुल मिलाकर सारा खर्च जमा करे तो कभी कभी उत्पाद से ज़्यादा रह जाता है और ऐसे में किसान मरेगा नहीं तो करेगा क्या या बचेगा क्या, ऐसा प्रश्न किया है। इन सभी वजह से किसानों की व्यापारियों, महाजनों और बैंकों से वह कर्ज लेने के कारण वह आत्महत्या को गले लगा रहे हैं। अब बावजूद इनके अतिवृष्टि या सूखा पड़ने के कारण भी किसानों का बहुत सारा नुकसान हो जाता है और इसमें किसान मर जाते हैं। अब गोविंद गिरी ने अपने गांव बाबुल तारा को वापस जाना चाहता है। वह अविनाश को कहते कि माँ को मिलने के लिए तुम्हें अब पुणे जाना होगा, तुम्हें पुणे की ट्रेन के लिए बाला साहब रवाना करेंगे। रास्ते में बाला साहब और अविनाश की चर्चा में बाला साहब कहते कि आज सरकार की नीति यानी बाजार आबाद और किसान बर्बाद ऐसी हो गई है। कपास को जो दाम मिले हैं हमें पार्तुल के मिल मालिकों को बेचना पड़ता है। और बाला साहब धीरे धीरे बातचीत में अविनाश को 2 दिन पुरानी अखबार की कटिंग दिखाते हुए कहते हैं कि देखो, पंजाब के किसी की बेटी ने फांस लगाकर आत्महत्या कर दी और आत्महत्या करने से पहले उसने एक सुसाइड नोट लिखी और उस नोट में लिखा कि मेरे पिताजी पर बहुत सारा कर्ज है और मेरे पापा मेरी शादी के लिए भी कर्ज लेना चाहते थे, इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ। बाला साहब यह भी खबर उनको कहते हैं, जब मैं अखबार में हाथ में लेता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे किसान आत्महत्या की खबर देखने को मिलती है। ये देखिए, आज का अखबार लुधियाना की खबर है। 36 साल के किसान जसवंत ने अपने 5 साल के बेटे को छाती से बांधकर जैसे नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली है। उन पर 6 लाख का कर्ज था और उनकी भी सुसाइड नोट में ये लिखा था कि अपना बेटा भी 6 लाख का कर्ज नहीं चुका पाएगा, इसलिए वो आत्महत्या कर रहा है। यानी किसान की ज़िंदगी में न राग है, न रंग है, न नई तीज त्योहार है, नहीं दिवाली है, यानी कुछ भी नहीं है, सिर्फ है तो कर्ज और मौत, ऐसा कहा गया है। और किसान कपास उगाता है पर उनकी देह पर ढकने के लिए अच्छा कफन तक नहीं मिलता, ऐसा कहा गया है। किसान का पक्षधर इस दुनिया में कोई नहीं है। इतने में पार्तुल जो स्टेशन आ जाता है और पूरन पोली खाने का पैकेट अविनाश के हाथ में थमाकर बाला साहब उसको रवाना कर देते हैं और वापस चले जाते हैं। अब अविनाश की माँ को ढूंढने के लिए अविनाश पुणे का सफ़र कर रहा है। उसे लगता है कि माँ उसे मिलने के लिए कितना घुमा रही है। गोविंद गिरी ने माँ का पता बताया था कि माँ सुरेंद्र गुहे मामा के घर में गई है। पुणे जिले के भोर तहसील में कामथड़ी नामक गांव है और अविनाश सीधे उस कामथड़ी गांव में सुरेंद्र मामा के घर पहुंचता है। 20 साल बाद वे मामा से मिल रहे हैं और मामा ने उन्हें पहचाना और कहा कि अरे गोलू तू, मतलब आश्चर्यचकित होते हुए अब अविनाश को मामा के द्वारा पता चलता है कि उसकी मामी अब नहीं रही है। अम्मा धूप काले में ही यहाँ का 1 सप्ताह रहकर चली गई है। अब 7 दिन पहले ही फ़ोन आया था कि वो बोध गया से कन्याकुमारी जाने वाली थी। अब इसीलिए अब वो कन्याकुमारी में ही होगी, ऐसा कहा जाता है। तब अविनाश अपने मामा से वो पता लेकर कन्याकुमारी के लिए निकल जाता है। अब यहाँ हमें देखना है कि एक बेटा अपनी माँ को ढूंढने के लिए इधर से उधर जा रहा है और फिर वह सुरेंद्र मामा अविनाश को ये भी बता दे कि ताई तुम्हारे स्विट्ज़रलैंड जाने के बाद पूरी तरह जैसे बिखर गई थी, अब उसने अपने आप को थोड़ा सा कठोर बना लिया था। और ये तक कहा था कि उसे लगा था कि गौतम बुद्ध और भगवान महावीर अगर यदि घर में ही बैठे होते तो वो क्या कुछ नहीं कर पाते। यानी बुद्ध और महावीर से प्रेरणा लेकर उसने अपना एक काम शुरू कर दिया और मुझे अपने परिवार ने स्वयं छोड़ा है तो मैं कुछ न कुछ ज़रूर करूँगी, ऐसा माँ का कहना था। अब मैं व्यर्थ ही जीवन क्यों बताऊँ। उसने एक परिवार की 2 भूखी मामा सुरेंद्र जो अविनाश को बताते कि अपने बेटे को वो कभी निष्ठुर नहीं बोलती थी और अविनाश से फिर मिलूँगी
तब तक मैं कमज़ोर न पड़ जाऊं, ऐसा वो कहती थी। जब अविनाश की बेटी के जन्म की खबर यानी स्नेहा की जन्म की खबर उसे मिली थी तो वो स्विट्ज़रलैंड जाना चाहती थी, लेकिन वो स्विट्ज़रलैंड इसलिए नहीं जाती कि वापस आने के बाद एक के दूर होने का गम है, बाद में 3-3 लोगों के दूर होने का गम रहेगा, इसलिए वो स्विट्ज़रलैंड जाती नहीं है। अब मामा का एक बेटा है चीकू, जो एक सिक्योरिटी मतलब नई मुंबई में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। मामा कहते हैं कि कम से कम शादी हो जाएगी उसकी, इस कारण वो नौकरी कर रहा है। आजकल किसानों के लड़कों को कोई लड़की भी नहीं देते, और ये भी उनके मन में डर रहते कि किसान आत्महत्या करेगा तो अपनी बेटी विधवा हो जाएगी। आज किसान की ज़िंदगी बहुत ही दयनीय बन चुकी है, और ये भी है कि 1-2 एकड़ में कुछ होता नहीं है, इस कारण किसानों के बच्चे बाहर शहर में जाकर काम करने लगे हैं, जैसे सुरेंद्र मामा का बेटा चीकू जाकर काम करता है, ताकि किसानों को जो सूखा, अतिवृष्टि या अकाल आदि समस्याओं का सामना न करना पड़े। सुरेंद्र मामा के द्वारा किसानों की कई सारी समस्याएं अविनाश को सुनने को मिलती है, और किसानों का जीवन कितना समस्याओं से घिरा हुआ है उसे पता चलता है। आखिर मामा से विदा लेकर अम्मा के मिलने के कारण या अम्मा से मिलने के लिए वह कामथड़ी से कन्याकुमारी की ओर निकल पड़ता है। त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी की यात्रा करते हुए अविनाश कन्याकुमारी पहुंच जाता है। उसे पता चलता है उसकी माँ वीवी रामकृष्णन शास्त्री जी की धर्मशाला में ठहरने वाली थी, पर शास्त्री जी से मिलने से पता चलता है कि वह कन्याकुमारी को कल पहुंचने वाली है। फिर क्या, एक दिन का अविनाश को अवकाश मिल जाता है, उसे लगता है कल माँ से भेंट हो जाएगी, इसलिए वो वहीं रुक जाता है। अब वह सागर के किनारे बैठ चिंतन कर भारत की जीवन पद्धति पर जैसे विचार करने लगता है, और उसने अपनी माँ के लिए एक मोबाइल फ़ोन भी खरीदा है, कल माँ मिलेगी इसलिए वो खुश भी है। दूसरे दिन शास्त्री जी ने ऑफिस में एक चिट्ठी रख ली थी, और अम्मा का स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण वो बोध गया से सीधे मुंबई के लिए लौट गई है। वह जानकर अविनाश थोड़ा उदास हो जाता है। अब वह तुरंत मुंबई के लिए रवाना होता है। उसे लगता है कि वह युगों युगों से जैसे अम्मा की खोज कर रहा है। एक बार उसे ये भी लगता है कि न जाने इतने सालों से मैं अम्मा से नहीं मिला या माँ से नहीं मिला, इस कारण माँ रूठी हुई है क्या, और जानबूझकर तो ऐसा नहीं कर रही है, ऐसा उसे लगता है। एक बार इसके मन में ये विचार भी आना है, जब वो मुंबई पहुंचता है, घर का जो पता था उस घर के दरवाज़ों को खुला हुआ पाता है। एक राउंड टेबल पर माँ की तस्वीर रखी हुई है, और उस तस्वीर के सामने ताज़े ताज़े फूल रखे हुए हैं, और उसी के पास एक कलश जो लाल कपड़े में लिपटा हुआ है। सामने सुरेंद्र मामा, आशा आंटी और अन्य 1-2 महिलाएं वहाँ पर मिल जाती है। ये सब देखकर वो निस्तब्ध हो जाता है। तुरंत मामा से पूछता है कि ये क्या है। मामा नम आंखों से धीरे धीरे सारी हकीकत या सारी बात जो अविनाश को बता देते हैं, और कहते कि तुम्हारी माँ आज से 48 दिन पहले ही मर चुकी है। उसने मरने से पहले कहा था कि 20 साल से मैं अविनाश की प्रतीक्षा कर रही हूँ, पर वह अब तक नहीं लौटा। उसके लौट आने पर पारतूल, बाबुल तारा या बलखड़े, कामथड़ी जैसे स्थानों पर मैं जाती हूँ, उसे ऐसा कह देना। इस बहाने वह घूमता रहेगा और देश की स्थिति का जायज़ा लेता रहेगा। उसे भारतीय जीवन की दुख भरी जो जिंदगी है या दुख भरी संवेदनाओं का पता चल जाएगा, और लोगों के दुखों को करीब से देखने के बाद उसे अपना जो दुख है बहुत कम लगेगा, और मेरे मरने की खबर अविनाश को बाद में दे देना। यह सुनकर अविनाश आश्चर्य में पड़ जाता है कि माँ ने उसके लिए अपनी मृत्यु पर दुख न जताने या दुख से उबरने की शक्ति बढ़ाने के लिए ये सब करवाया था। माँ का अपनी संतान के प्रति मरने के बाद भी कितना प्यार होता है या ध्यान रहता है, ये कहकर अविनाश रोने लगता है। मैंने अपने माँ के लिए कुछ नहीं किया, ऐसा अपराध भाव भी उसके मन में उमड़ने लगता है, और वह अपने प्रायश्चित के आंसू बहाने लगता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि एक बच्चा
बहुत सालों बाद अपने माँ से मिलने के लिए आता है, लेकिन पाता क्या है? अपनी माँ की अस्थियाँ। माँ को मिल ही नहीं पाता। और जो लोगों के साथ दुख बांटने वाली बहुत सारी तस्वीरें वगैरह, माँ की यादें हैं, उसके अम्मा की एक सहेली थी दीक्षा आंटी। वो दीक्षा आंटी माँ की चित्र या फ़ोटो वगैरह, तस्वीरें, वो सब दिखाई देती है, जो दुख अपना बांट रही है, लोगों की मदद कर रही है, लोगों के साथ है। जैसे मुंबई के बाल निकेतन के बच्चों के साथ, आदिवासी बच्चों के साथ, पार्तुल में आत्महत्या किए हुए किसानों की विधवाओं के साथ, तो कई मुंबई की बस्तियों में घूमती हुई अम्मा नज़र आती है। इन तस्वीरों को देखकर अविनाश समझ जाता है कि अम्मा स्विट्ज़रलैंड क्यों नहीं आना चाहती थी। भारतीय लोगों का दुख कितना बड़ा है और उसको ही अपना लक्ष्य वो बनाना चाहती थी। और अम्मा के स्विट्ज़रलैंड न आने का उद्देश्य यहाँ अविनाश को समझ में आता है। दीक्षा आंटी अविनाश के माँ के अस्पताल में मरने की हकीकत बयान करते हैं। उनको हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक के कारण वो मर चुकी थी। मरने के पहले 3 दिन से वो काफ़ी परेशान थी। मामा भी पुणे से आए हुए थे, तुम्हें भी हम बुलवाना चाहते थे, ऐसे मामा ने कहा। लेकिन अविनाश की माँ यह नहीं चाहती थी। मरने से पहले उन्होंने ये कह दिया था कि अब ये अविनाश को न बताया जाए। और अविनाश ये सब सुनकर पश्चाताप की आग में जैसे झुलस जाता है, आंसू बहाने लगता है। माँ से बिछड़ जाने का दुख भी उसे है और वो बेचैनी के कारण सो नहीं पाता। उस बीच सुरेंद्र मामा उसे नींद की गोली देकर सुलाते हैं। कई दिनों तक वह अपराध भाव से उदास रहने लगता है, बात नहीं करता। उसे लगता है कि मैंने अपना देश छोड़कर बहुत भारी नुकसान कर दिया है, चंद सिक्कों के लिए अपना वजूद खो दिया है। अब उसके मन में आत्मग्लानि भी होने लगती है कि अपने पेशेवर जीवन को एक अवसर बनकर वह संतुष्ट कर रहा है। अच्छा इंसान तो क्या, अच्छा बेटा तक नहीं वो बन पाया। अपनी माँ तक की सूध नहीं रही उसे। अविनाश पागल सा विचलित होकर मन ही मन माँ के मरने के कारण वो अपने आप को कोसता रहा है। यहाँ रिश्तों में हम संवेदनशीलता दिखता है। बच्चे को माँ जाने के बाद अपनी माँ के प्रति जो समर्पण भाव है समझ में आता है। और स्विट्ज़रलैंड आकर वो किस तरह अमीरी में डूब गया है और माँ के सुख को वो भूल गया है। उसने सुख पाने के लिए में बहुत गरीब रह गया है, ऐसा उसे लगने लगता है। 62 साल की उम्र होती है क्या? उस 62 साल की उम्र में उसकी माँ उसको छोड़ के चली गई है। अम्मा का अंतिम दर्शन भी न कर पाने के कारण एक कील की तरह कसक उसके मन में चुभ रही है। विश्वास खो दिया गया है और वो रोने लगता है। तब वो अपनी पत्नी को, नेसी को पत्र लिखकर, यानी ईमेल द्वारा पत्र लिखकर कहता है कि तुम कहती हो कि मुझे स्विट्ज़रलैंड की नागरिकता मिलने वाली है, तो क्या करूं मैं ऐसी नागरिकता का? मैं तुम्हारे पास लौटकर भी नहीं लौट पाऊंगा। मेरा अपराध बोध मुझे कोसता है। कुछ दिन बाद जब वो अपने माँ के दुख से उबरने लगता है तो उसके मामा उसे स्विट्ज़रलैंड वापस जाने के लिए कहते हैं। पर अविनाश अम्मा की यादों से जुड़ा ही रहता है, वो वापस नहीं जाना चाहता। पर मामा बार बार समझाते रहती कि अब मामा अविनाश को मुंबई छोड़ने के लिए या कामथड़ी की ओर निकलने से कहते हैं, लेकिन अविनाश मानता नहीं है। और मामा और अविनाश दोनों मिलके कामथड़ी की जो समस्या है उसको लेकर बात करने लगते हैं। घर पहुंचने से पहले एक जगह लोगों की भीड़, पुलिस की गाड़ी, ये सब देखकर सुरेंद्र मामा कहते कि अरे यह तो कदम सावंत का घर है और उसके घर के आगे इतनी भीड़। मामा चकित सा देखता है। वहाँ कार्तिक है, अर्जुन है, केदार है, विजय है, वहाँ गांव के सरपंच है, पटवारी है, या भीमा नवल जैसे बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। जब वहाँ पर खोज खबर ली जाती है, पूछी जाती है, तो मामा को पता चलता है कि कदम सावंत ने आत्महत्या कर ली है। कर्ज में बहुत डूबा था, कपास को दाम बहुत कम मिल गया था, वो बेच नहीं पा रहा था और सरकारी दाम आने की राह देख रहा था। मंडी में कपास के दाम बहुत कम मिल रहे थे और कितनी मेहनत के बाद उसने कपास की फसल उगाई थी, भला कम दामों में कैसे बेच दे। और मेधा बैंक लिमिटेड से 13% ब्याज पर उसने कर्ज लिया था। साथ ही महाजन लोकल दुकानदार का भी कर्ज उसके सिर पर था। कर्ज को लेकर पत्नी के साथ झगड़ा भी हुआ था। इन सारी स्थिति के आघात को सह नहीं पाया, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली थी।
अब अविनाश ये सुनकर अवाक रह जाता है। इन सारी स्थिति के आघात को वो सह नहीं पाए, इसलिए उसने आत्महत्या की, ऐसा अविनाश के कान पर जब पड़ता है। और यहाँ किसानों की 13% से अब पुलिस इस आत्महत्या को घरेलू झगड़े का जो रूप देती है। वे पैसे खाकर इस तरह की रिपोर्ट लिखवाते हैं, कर्ज माफ़ी न मिले, बैंक आबाद रहे। अब अरे बाप रे, ऐसी बातें सुनकर अविनाश को कुछ समझ में नहीं आता और मौत हो रही है, भ्रष्टाचार, ये सोचकर अविनाश आश्चर्यचकित रह जाता है। उसे लगता है कि बाजल स्विट्जरलैंड में ऐसा तो कभी मैंने सुना नहीं, देखा नहीं, वहाँ के लोग ऐसी कल्पना भी नहीं करेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि उसे लगता है कि कई दिनों से ये हो रहा है, अचानक नहीं हुआ है। आत्महत्याओं ने मानो अब ऐसी घटनाएं जैसे मामा को स्वाभाविक लगने लगी है। हर दिन कहीं ना कहीं ऐसी घटना सुनने में आती है। आक्रामकता अब कम होती जा रही है, ये घटनाएं आज आम बनती जा रही है। एक दिन अविनाश अपने मामा से कहता है कि अब मैं यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरी माँ की भी यह इच्छा थी, इसलिए मैं कामथड़ी गांव को हाईवे से जोड़ने का काम करना चाहता हूँ, यानी हाईवे की एक पक्की सड़क है, बनवाना चाहता हूँ। मामा समझाते कि तुम इसमें न पड़ो, बाजल स्विट्जरलैंड चले जाओ, उसी में तुम्हारी भलाई है। पर अविनाश नहीं मानता। एक दिन गांव के लोगों को सड़क बनवाने के बारे में कहता है, जानकारी देता है। साथ ही विदेश में उनके जो मित्र थे, उन मित्रों की सहायता लेता है, जो भारत के लिए कुछ कर दिखाने के लिए भावना अपने मन में रखते हैं। ये प्रस्तावित जो सड़क को पक्की सड़क बनवाने के लिए गांव में उत्साह का वातावरण तैयार करता है। सभी लोगों की सहमति आने लगती है, कुछ लोग मुफ्त में काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सामूहिक मेहनत से सड़क निर्माण का कार्य जैसे उत्साह से आगे बढ़ता है। कामथड़ी का टिटका रेंगता जीवन आज दौड़ने लगता है। किसानों को अपने खेत से निकली फसल को अब शहर पहुंचाने के लिए ज़्यादा देर करनी नहीं पड़ती या परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। किसी स्थानीय अखबार में बिना सरकारी सहायता से बनी सड़क की खबर छपने लगती है, जिससे अविनाश, उनके मामा और कामथड़ी के सारे लोग आनंद से जैसे विचरने लगते हैं। अविनाश अब पहाड़ पर बने सरकारी तालाब को बड़ा स्वरूप देना चाहता है। गांव के लोगों की मदद होगी, इस कारण तालाब को गहरा, एक लंबा चौड़ा बनवाने की उसकी कोशिश है। अब उसने वो सेव फार्मर नाम से एक संस्था भी रजिस्टर कर ली है। नेसी से मिलकर ये सारी जानकारी वो अपने पत्नी को देता रहा है। और वहाँ जब के लोग हैं, शंकर है, मनोज है, महेश है, पल्लवी से संपर्क कर आर्थिक मदद के लिए भी ऐलान करने के लिए कहता है। अब ताकि कामथड़ी के लोगों के जीवन में वो थोड़ा सा उजाला ला सके, उसने एक मोटर बाइक भी खरीद ली है नई सड़क की स्वागत में। मौजूदा सरकारी तालाब को गहरा, लंबा चौड़ा बनाने की योजना बनाई जाती है और उसमें साथ ही माटी, पत्थर, वर्षा पानी से बह न जाए, इसलिए थोड़ा सा वृक्षारोपण करना भी उसका निश्चित हो जाता है। आरसीसी वालों ने 3.25 लाख की खुदाई को थोड़ा सा काम के लिए मदद की जाती है। अब अविनाश मामा को कहकर गोविंदगिरी और बाला साहब के साथ मिलकर पारतुल जाता है। मामा उसे शोभा से भी मिलकर आने के लिए कहते हैं। अविनाश गोविंदगिरी, बाला साहब वाडेकर, सरपंच या अन्य गांव के लोगों के साथ मिलकर ये बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। बरसात की वर्षा हो, जलाशय हो, नहर हो आदि के द्वारा पानी की बचत करनी चाहिए और पानी को बचाना, सिंचाई की व्यवस्था करना या परिवार की उन्नति के लिए और कुछ किया जा सकता है। जैसे पैसों के कारण, अभाव के कारण जो हम फसल नहीं उगा पाते, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इसको लेकर विस्तृत ऐसा मार्गदर्शन वो करता है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और आत्महत्या कम से कम होगी। यह सुनकर गोविंदगिरी, बाला साहब, सरपंच या गांव के अन्य लोग जो अविनाश की बात को स्वीकार करते हैं। अब तुरंत काम शुरू होता है। जेसीपी का जो डीजल की व्यवस्था है या उसका खर्च आधा सरकार की तरफ से और आधा गांव वालों की तरफ से तय होता है। अविनाश वापस कामथड़ी आता है और 2 महीने में कामथड़ी के तालाब की खुदाई पूरी हो चुकी होती है। अब तालाब तैयार होकर वर्षा की राह देख रहा है। सबकी उम्मीदों को साकार करती फिर आई छमछम बारिश, इसमें वर्णन किया गया है ऐसा। और नीले रंग से भर गया आसमान और पानी से लबालब भरा हुआ तालाब, ये देखकर सारे गांव की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उस शाम पहली बार उसने अम्मा की डायरी के नीचे लिखा, खुश हो जाओ अम्मा क्योंकि तुम झांसी की रानी हो। मेरी रहस्यमयी अम्मा कि तुम जीती और मैं हारा।
धीरे धीरे ही सही पर बदल रही हो तुम मेरे जीवन के सुरों को, और शुद्र यथार्थ से विराट स्वप्न संसार की ओर ले जा रही है मुझको। और तुमको खोकर तुमको पाया मैंने, और शायद अपने को भी तुमको सुनते सुनते मैं जाने कब अपने भीतर की आवाज़ सुनने लगा, और तुम्हारे लोगों को, तुम्हारे भारत को देखते देखते जाने कब अपने आप को देखने लगा। तुम्हारे खोज से शुरू हुई मेरी यात्रा अब जीवन और मनुष्य की खोज में बदल गई है। बधाई हो अम्मा, मैंने उठा लिया है गांडीव अपनी शुद्र निजी पीड़ाओं और शंकाओं से ऊपर, और उठ जोड़ लिया है खुद को लोगों से, और वहाँ वादा रहा तुमसे कि मेरे रहते जब तक इस जिले में आत्महत्या नहीं रुकेगी मैं लौट कर नहीं जाऊँगा। तालाब से सिंचाई कर किसानों ने केले, आम, न जाने कितने कई फसलें नए नए उगाई है। केले, जामुन तालाब को जैसे अर्पित किए जाने लगे। ये सब को देखकर छोटे बड़े बुजुर्ग सभी ने जीवन में एक नई उमंग वापस आने की खुशी मनाई है। ऐसे देखकर अविनाश भी फूलों नहीं समाता, और उसे लगने लगता है कि सच मनुष्य का जीवन ही सबसे बड़ा सत्य है, साधारण ही असाधारण है। अविनाश फिर गोविंदगिरी और बाला साहब के मिलने के कारण पारतुल जाता है, पर वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। उसे बताया जाता है कि रजनी गांव के बबनगिरी नामक एक व्यक्ति ने यानी किसान ने आत्महत्या कर ली है। गोविंदगिरी, बाला साहब, सरपंच सभी रजनी गांव चले जाते हैं। वहाँ रजनी गांव पहुँचता है, देखता है कि बबनगिरी ने अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर ली है। अपनी पत्नी फुलवा को छोड़कर चला गया है। फुलवा के बताने से सब पता चलता है कि वह खुद अपने पति के अर्थी को कंधा देना चाहती है। पहली बार उस गांव में एक स्त्री का कंधा दिया जाता है। शव यात्रा में गोविंदगिरी ने अविनाश के चलने से रोका, तब अविनाश फुलवा को लेकर घर में ही बैठ जाते हैं। फुलवा उसे कहती है कि पहले बेटे ने कर्ज के कारण अपने आप को जला दिया, आप पति ने अपने जीवन यात्रा को समाप्त कर दिया। घर के एक ही घर के दो दो पुरुषों ने आत्महत्या कर्ज के कारण की थी, ऐसा कहकर वो रोने लगती है। उसके बेटे ने 60,000 रुपये 5% ब्याज से लिए थे। महेंद्र महाजन के बेटी ने उसे पैसे यानी कर्ज के पैसे न देने के कारण एक बार पीटा भी था। तब उसका घर से बाहर निकलना बंद सा हो गया था। फुलवा का बेटा और पति दोनों जाने से घर खाली हो गया था। ये सब देख अविनाश परेशान होकर आत्मालाप में कहने लगता है कि क्या ये आत्महत्या रोकी नहीं जा सकती? क्या ये अंतिम उपाय है जीवन का? आदि बाला साहब आधारबड़ संस्था से फुलवा को 3 बकरियां देने की व्यवस्था करते हैं ताकि उसका जीवन चल सके। अब किसानों की आत्महत्या के रोकथाम के लिए अविनाश किसानों को प्रशिक्षण देने हेतु एक किसान उच्च प्रशिक्षण केंद्र खोलता है, और जिसमें उच्चतम कोटि की फसलों को उगाने की शिक्षा दी जाती है। पारतुल में किसान बचाओ और उमंग क्लब की स्थापना की जाती है। साथ ही फार्मर्स बेसिक ट्रेनिंग सेंटर भी खोला जाता है, जिसमें देशी बीज, खाद, कीटनाशकों के देशी विकल्प पर जोर दिया जाता है। कई जगह कृषि उपज मंडियों की स्थापना भी की जाती है। महिलाओं के लिए उड़ान संस्था की स्थापना भी की जाती है। साथ साथ महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनवाया जाता है। अब महिलाएं जैविक खाद बनाने लगी है, जिससे दूर दूर तक अब खुशहाली आने लगी है। अब अविनाश को उसकी पत्नी और बच्चे के पास भेजना ज़रूरी है, ऐसा मामा को लगता है, इसलिए उसे स्विट्ज़रलैंड जाने की सलाह देते हैं। ऐसे में ही एक दुखद घटना अपना शिकंजा जमा लेती है। एकाएक चीकू के दोस्त का फ़ोन उसे आता है, और चीकू गिर गया है ऐसी खबर है, और अस्पताल में भर्ती है। उसे होली हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आप लोग हॉस्पिटल में पहुँच जाइए, ऐसा उसको संदेश दिया जाता है। चिकू अस्पताल में ही दम तोड़ देता है। मामा उसके दोस्त रवि से पूछते हैं कि ये तो सिक्योरिटी गार्ड था, फिर गिरा कैसे? ऐसा प्रश्न पूछने पर तब चीकू का दोस्त उसे बता देता है कि 2 महीने पहले यानी 2-3 महीने पहले ही टावर की दीवारों पर पेंटिंग करने का काम उन दोनों ने शुरू कर दिया था, जिससे रोज़ाना 500 रुपये मिलते थे। मामा कहते कि चीकू ने कभी इस बात का जिक्र तक नहीं किया, और उसने दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली। मामा ने अपने बेटे को खो देने का उदास भाव या उसके खो जाने का दुख भी मामा को होता है। अपनी पत्नी
रेशमा के साथ केवल वो 18 दिन तक ही रह पाया था चीकू। अब रेशमा विधवा बन गई थी। मामा और अविनाश चीकू के ठेकेदार के पास जाकर आर्थिक मुआवजे यानी मदद के लिए भीख मांगते हैं, लेकिन ठेकेदार मुआवजा देने से इनकार कहता है कि उसके अनुसार उन्होंने सेफ्टी बेल्ट नहीं पहन रखी थी, इसलिए मृतक के परिवार वालों को कोई आर्थिक मदद नहीं दी जाएगी। ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर उन्मादी स्वभाव झलकता है। अविनाश हार होते देखकर अपनी पत्नी नेसी को फिर एक बार मेल करता है। कितना मुश्किल है जीना। एक पल के लिए लग रहा था कि फिर से मैं स्विट्ज़रलैंड वापस आ जाऊंगा। जितनी समस्याओं का सामना करे वो समस्या बढ़ती ही जा रही है, ख़त्म होने का जैसे नाम ही नहीं लेती। और चीकू की मौत ने तो जैसे मुझे हिला दिया है। और चीकू के साथ रवि, बद्री, भीमा या रामेश्वर, राम निरंजन के बहुत सारे परिवार छूट गए हैं। इनका जीवन भी खतरों से भरा हुआ है, इसलिए वो ढलती सांझ के सूरज जैसे दिखाई देते हैं। मुझे इनके लिए कुछ करना होगा कानूनी रूप से। मैं यहाँ के लिए पूरे काम किए बिना वापस स्विट्ज़रलैंड नहीं आऊँगा। और मामा भी अविनाश को स्विट्ज़रलैंड वापस जाने के लिए कहते हैं, पर अविनाश अपनी माँ के ख्वाबों को पूरा करने में लगा है, इसलिए वापस स्विट्ज़रलैंड नहीं जाना चाहता। यहाँ उपन्यास तो समाप्त हो जाता है, लेकिन उपन्यास के अंत में हमारे मन में फिर भी प्रश्न है। प्रश्न ये होते कि किसानों की आत्महत्या को लेकर, किसानों के जीवन संघर्ष को लेकर जो द्वंद्व इस उपन्यास में आया है, एक माँ और बेटे की कथा के माध्यम से। और हम देखते हैं कि मधु कांकरिया जी ने पाठकों को विचार करने के लिए बाध्य कर दिया है कि किसान हो या कोई मजदूर हो, जो काम करने वाला, जो बड़ी बड़ी इमारतों में काम करते हैं, ये सब जीवन को आबाद करना हर भारतीय व्यक्ति की जिम्मेदारी है। उपन्यास में शुरू से लेकर अंत तक एक सादगी भरा जीवन हमें दिखाई देता है, लेकिन आक्रोश से भरे भाव भी नज़र आते हैं। यहाँ हम कथाओं को प्रासंगिक रूप से ले सकते हैं। उपन्यास की भाषा शैली पात्रों के अनुकूल है और प्रसंग के अनुकूल जैसे प्रभाव डालती है, और पठन शैली भी काफ़ी सहज है। उपन्यास का कथ्य जैसे हम देखते हैं कि भारतीय कल्पना शिल्प या भारतीय किसानों में भले बुरे जीवन की जो दास्तां है, जीवन प्रसंगों लेकर या मजदूरों के जीवन के प्रसंगों को लेकर, माँ बेटे के गहरे रिश्तों का यथार्थ चित्रण हमें यहाँ इस उपन्यास में दिखाई देता है। यह उपन्यास किसानों के जीवन की समस्याओं को दूर करने के उपाय योजन के साथ उनके जीवन मूल्य के उत्कर्ष तक ले जाने की कल्पना मात्र नहीं है, उसको लेकर हमें सोचने के लिए मजबूर करती है। सरकारी हो गैर सरकारी हो, नीतियों को पूरी तरह से अमल करने के लिए बाध्य करने के लिए हमें ये विचार यहाँ इस उपन्यास के माध्यम से प्रकट होता है। ठीक है, तो मधु कांकरिया द्वारा लिखा गया ये जो उपन्यास है आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस उपन्यास या कहानी पर आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।